हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चे लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। सभी लोग बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए तब। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर देखा था और उसमें हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कुछ कुछ जाना था। मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बताया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताया। फिर मैंने बताया कि मेजरमेंट क्या है, फिर मैंने बताया कि यूनिट क्या है। ये सारी चीजें मैंने बताई। फिर मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट अदर यूनिट्स भी बताए, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया, पार्सिक बताया, लाइट ईयर, चंद्रशेखर लिमिट, बर्न, बहुत सारी चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ या ना। आज हम लोग फिर से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमारे पास है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम लोग डायमेंशन से इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हमारे पास और पहले चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। इसमें बच्चों हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या बताया था मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? मैंने आप लोगों को बताया था कि हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सके और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सके वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हाँ या ना। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि हर वो चीज, जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं, मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सके और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सके उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आपने अभी तक फिजिक्स में जितना भी नाम सुना है, ठीक है, वो सारा जो भी चीज है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, पावर, जो भी सुना है आप लोगों ने, वो सारा का सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा और हमारे पास दिया गया है 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या दिया गया है? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। आपको पता है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। बिल्कुल इसी तरह से फिजिक्स में भी 7 अजूबे हैं। ठीक है ना। फिजिक्स में जो 7 अजूबे हैं, आपको पता है कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग फिजिक्स के 7 अजूबे बोलते हैं, जो कहलाता है 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। हम लोग जानते हैं दुनिया में जितना भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सारा का सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या होगा? बनेगा। दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारा का सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनेगा और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 है और यही 7 क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कल हम लोगों ने जाना था कि दुनिया में जो भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनता है वो सारा का सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनता है और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। अब कुछ चीज जानेंगे हम लोग, है ना। देखिए, मास के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बोल रहा हूं मैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। अभी सिर्फ आप जान जाइए, मास के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M। ठीक है ना। लेंथ के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L। टाइम के लिए हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है यूनिट, तो केल्विन का हम लोग K ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है तो एम्पियर का ए लेते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है उसके लिए MOL और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला CD लेते हैं। याद रखेंगे ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M है, लेंथ के लिए L है, टाइम के लिए T है, टेम्परेचर के लिए K है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD है। ठीक है। तो ये 7 जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला है। किसका किसका है? तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। आपके मन में ये होगा कि सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर क्या होता है? तो हम बताएंगे आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको ये चीज समझ में आया 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्या है?
तो दुनिया में जितना भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सारा का सारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किससे बना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है, हाँ या ना? और इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग जानेंगे कि आखिर डायमेंशन क्या होता है। ठीक है ना, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं एरिया। एरिया क्या है बाबू? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है एरिया? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। एरिया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं। ये रेक्टेंगल का एरिया लिख देते हैं हम लोग, मान लेते हैं। अब देखिए, लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, और इसके लिए कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे? लेंथ यूज करेंगे। ब्रेथ है मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे? लेंथ यूज करेंगे। तो लेंथ इनटू लेंथ आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, है ना। और लेंथ के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं एल, तो हम इसको लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। अब समझेंगे कि ये डायमेंशन क्या होता है। देखिए, हमने एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाया है। कौन सा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाया है? एरिया एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाया है। और ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए हमने कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किया? तो हमने लेंथ का यूज किया है। किसका यूज किया है बच्चों? लेंथ का। और इसका पावर कितना है? 2 है। तो हम कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर यूज करते हैं ना, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर यूज करेंगे, ये पावर क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फिजिकल क्वांटिटी एरिया, आप बताइए डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन बताइए। ठीक है, डायमेंशन बताइए। मास का मतलब क्या है कि आपने एरिया बनाने के लिए मास का कितना पावर यूज किया है। तो क्या आपको यहां पे मास दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा। लेंथ और लेंथ ही दिख रहा है। तो जब मास दिख ही नहीं रहा, तो जो नहीं दिख रहा उसका वैल्यू कितना? 0। तो मास का डायमेंशन कितना लिखेंगे? 0। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन ऑफ लेंथ बताइए। क्या आपको लेंथ दिख रहा है? अब बताइए लेंथ का पावर कितना है बच्चों? तो लेंथ का पावर है हमारे पास 2, तो इसका डायमेंशन क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमको बोला जाए डायमेंशन ऑफ टाइम बताइए। क्या आपको यहां पे टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर टाइम नहीं दिख रहा, मतलब टाइम का डायमेंशन भी कितना है? 0 है। तो हम कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर यूज करेंगे, इस पावर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। याद रहेगा ये बात। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमको बोला गया ना कि इन फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम, आप बताइए डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो अब हम लोग बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए भी फंडामेंटल में क्या लिखना है? लेंथ। ब्रेथ के लिए भी फंडामेंटल में क्या लिखना है? लेंथ। और हाइट के लिए भी फंडामेंटल में क्या लिखना है बच्चों? लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब। अब अगर हम आपसे ये पूछेंगे बताइए डायमेंशन ऑफ मास क्या है, तो क्या आप बताएंगे डायमेंशन ऑफ मास? बताइए आपने मास को कितना यूज किया? मास का कितना पावर यूज किया है? हाँ, तो आपने मास यहां पे यूज ही नहीं किया है, मतलब यहां पे मास का पावर कितना हो गया? 0 हो गया। आपने लेंथ का पावर कितना यूज किया है? तो आपने लेंथ का पावर 3 यूज किया है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना हो गया? 3 हो गया। और आपने टाइम का पावर कितना यूज किया है? कुछ भी नहीं, यहां पे टाइम नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर हम लोग लगाएंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, उसी पावर को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे, है ना। इसके बाद अगर हम आपसे बोले कि बताइए इन फिजिकल क्वांटिटी स्पीड में बताइए डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो आप बोलेंगे ना सर स्पीड तो हम लोग जानते हैं, स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ या ना? स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, यही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखें,
तो आप क्या बोलेंगे कि सर डिस्टेंस के लिए तो आप लेंथ लिख लीजिए। फिर मैं आपको बोलूंगा कि बताइए बच्चों टाइम के लिए क्या लिखे, तो आप बोलेंगे टाइम के लिए टाइम लिख लीजिए। अब बताइए लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं बच्चों, एल। टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी। टी को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, एल टी माइनस 1। अब आप लोग बताएंगे यहां पे कि यहां पे आपने मास का पावर कितना यूज किया है, कितना पावर दिख रहा है आप लोगों को मास का। तो आपको यहां पे मास का कोई भी पावर नहीं दिख रहा होगा, और अगर मास का यहां पे कोई भी पावर नहीं है मतलब डायमेंशन ऑफ मास कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से लेंथ का कितना पावर दिख रहा है आपको, तो लेंथ का आपको यहां पे कोई भी पावर नहीं दिख रहा होगा, तो सॉरी लेंथ का पावर 1 दिख रहा होगा, तो आपको यहां पे लेंथ का डायमेंशन कितना लिखेंगे, 1। मास का कुछ भी नहीं है, लेंथ का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और टाइम का कितना पावर दिख रहा है, -1, तो टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये बात, है ना। तो यहां पे मास के लिए 0 है, लेंथ के लिए 1 है, और टाइम के लिए -1 है। ठीक है, तो डायमेंशन आपको समझ में आया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर हम लोग यूज करेंगे कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए, उसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पावर को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ओके। आप लोग इसको कॉपी करते जाएंगे, है ना, इस नोट्स को बनाते जाना है इसका। ठीक है, चलिए आगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला था ना, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए इधर मैंने आपको बोला बच्चों कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल। इसके बाद मैंने आपको बोला बच्चों टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि बाबू एरिया, तो आपने बोला सर एरिया जो है ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के लिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ ही लिखते हैं, और ब्रेथ के लिए भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं। और लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू लेंथ होता है लेंथ का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए एल और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वॉल्यूम पे आते हैं। आप लोग जानते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब तीनों के लिए फिर से लेंथ लेना है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब, ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब, और लेंथ का क्यूब बोले तो एल क्यूब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे पे आते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है बच्चों, एक बात बताइए डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ना सर डिस्टेंस के लिए हम लेंथ लिखेंगे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, तो टाइम के लिए फंडामेंटल में टाइम ही लिखेंगे। ये लेंथ बाय टाइम, लेंथ के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एल है,
और टाइम के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टी है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस वन। ये सारा डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया है। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या लिखना है, लेंथ लिखना है, और टाइम के लिए क्या लिखना है, टाइम। अब बताइए लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, तो ये क्या आ गया, एल टी माइनस वन आ गया, ये आ गया, हाँ या ना, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिलेगा आप लोगों को, एल टी माइनस वन। आप देखेंगे स्पीड का भी एल टी माइनस वन और वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन। तो याद रखना है एक तरह के फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना। जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, स्पीड भी लेंथ बाय टाइम है, वेलोसिटी भी लेंथ बाय टाइम है ना। तो दोनों सेम तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, और सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू आपने एक्सेलरेशन का नाम सुना है, तो आप बोलेंगे ना हाँ सर एक्सेलरेशन का नाम तो सुने हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, वेलोसिटी के लिए आपने डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा, तो आप बोलेंगे सर एल टी माइनस वन। टाइम के लिए क्या लिखा, टी। अब टी ऊपर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एल टी माइनस टू। फिर मैं आपको बोलूंगा ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चेंज लेकर के आते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि बाबू लीनियर मोमेंटम जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लीनियर मोमेंटम तो हम लोग जानते हैं, लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है, ये मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। आप बोलेंगे सर मास के लिए m लिख लीजिए और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन लिख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस वन आ जाएगा। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बोलूंगा कि बच्चों ऐसा है कि फोर्स जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ फोर्स भी जानते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास के लिए आपने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा है, m लिखा है, और एक्सेलरेशन के लिए अभी तुरंत क्या निकाला है, एल टी माइनस टू निकाला है, हाँ या ना, एल टी माइनस टू निकाला है अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो एल टी माइनस टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क जानते हैं आप, तो आप बोलेंगे हाँ सर वर्क भी जानते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो एम एल टी माइनस टू है, और डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है, लेंथ के लिए क्या लिखना है, एल लिखना है। तो हमको क्या मिलेगा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी भी आता है, और जो वर्क है वही एनर्जी है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्क और एनर्जी का क्या है बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये सारा डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने बताया, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला कि अभी हम बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आप तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। ठीक है ना, तो सुनिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये एक एक्सप्रेशन है जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया है और कितने कितने पावर से आपने इसे यूज किया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लीनियर मोमेंटम बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किया है, तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख के बता सकते हैं ना। आप देखेंगे और देख करके बोलेंगे कि हमने मास का यूज किया है, हमने लेंथ का यूज किया है, और हमने टाइम का यूज किया है। फिर
फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको बनाने के लिए हमने मास का पावर 1 लगाया है, लेंथ का पावर भी 1 लगाया है और टाइम का पावर -1 लगाया है। ठीक है, तो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है आप जिसको देख करके बता सकते हैं कि कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आपने कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया है और आपने इस क्वांटिटी को कितने कितने पावर से यूज किया है। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि बताइए फोर्स को बनाने के लिए आपने किसका किसका यूज किया है, जरा बताइए तो। फोर्स को बनाने के लिए आपने कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया है? हाँ, तो आप बोलेंगे कि सर फोर्स को बनाने के लिए हमने मास का यूज किया है, वेरी गुड, फिर लेंथ का यूज किया है, मास का यूज किया है, वेरी गुड, फिर लेंथ का यूज किया है और टाइम का यूज किया है। हमने मास का पावर 1 लिया है, लेंथ का पावर 1 लिया है और टाइम का पावर -2 लिया है ना। मास का 1, लेंथ का 1 और टाइम का पावर -2। तो हम ये सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा यूज कर रहे हैं और कितने कितने पावर से यूज कर रहे हैं, हम लोग ये सिर्फ देख करके बता दे सक रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो कोई भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए आप कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल यूज क्वांटिटी को यूज करेंगे और कितने कितने पावर से यूज करेंगे, इसके बारे में जानकारी हमको कौन दे देगा? डायमेंशनल फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा और। देखिए अभी मैंने बताया कि 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का 2 डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको 2 डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला था, हमने देखा कि वर्क और एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? सेम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या आता है? डायमेंशनल इक्वेशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने इसे वर्क बोला है। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं, अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो हमको रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे वेलोसिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें भी इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और इसको क्या किए? इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग और। इसके बाद है डायमेंशनल ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, हाँ या ना। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन हम लोग जब जानते हैं कि ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें सब्सट्रैक्ट होती है, कुछ मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे हमको डायमेंशन का ऑपरेशन करना है। ठीक है ना। आइए सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं इधर। अगर मैं आपको यह बोलूं कि बताइए MLT-2 प्लस 4MLT-2 ये क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए ये जो 4 है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है यहां पे। आपको सिंपल ये समझना है कि MLT-2 ये फोर्स के लिए है, ये भी फोर्स के लिए है। फोर्स और फोर्स को जोड़ेंगे तो हमको फोर्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। फोर्स और फोर्स को जोड़ने पे कभी भी कोई अलग तरह का क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला V = U + AT, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी V = U + AT होता है। देखिए ये V क्या है बच्चों? V वेलोसिटी है। क्या है V? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए LT-1। फिर मैं आपसे U इनिशियल वेलोसिटी है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए U का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर LT-1। फिर मैं अगर आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का बताइए, तो आप बोलेंगे सर LT-2। और फिर मैं आपसे पूछूं टाइम का, तो आप क्या बोलेंगे? सर टाइम के लिए T लिखिए। तो आपको यहां पे क्या मिल जा रहा है? LT-1,
इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब देखिए -2 + 1 तो -1 हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी वेलोसिटी मिल क्या रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो हमको वेलोसिटी ही मिल रहा है ना। बस उसी तरह से फोर्स और फोर्स को जोड़ेंगे तो फोर्स मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं, सिर्फ ये जानना है कि वेलोसिटी और वेलोसिटी को एक साथ जोड़ेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फोर्स और फोर्स को एक साथ जोड़ेंगे तो फोर्स मिलेगा, वर्क और वर्क को एक साथ जोड़ेंगे तो वर्क ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना है इतना बात, ठीक है ना। ये तो यहां फोर्स और फोर्स को जोड़े, फोर्स मिल गया। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आते हैं। हम लोग जानते हैं mlt-2 बोले तो फोर्स और lt-1 ये क्या है, वेलोसिटी है। देखिए बाबू, फोर्स एक अलग तरह का क्वांटिटी है। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये वेलोसिटी होता है, हाँ या ना। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है। ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है। और याद रखना है कभी भी दो अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या है, ये mlt-2 प्लस lt-1 ही लिखा जाएगा। सिंपल सा एक बात समझिए, है ना। देखिए आपके पास एक पैकेट में 4 आम है, एक पैकेट में 2 आम है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास आम है, हाँ या ना। उसी तरह से आपके पास एक पैकेट में 2 सेब है, एक पैकेट में 4 आम है। आपसे कोई पूछे कि क्या है तो आप क्या बोलेंगे, सेब है और आम है ना। आप तो उसको फ्रूट सलाद बना के नहीं खिला दीजिएगा, हाँ या ना। तो याद रखेंगे, और कभी भी एक अगर 4 सेब है 2 आम है तो आप सबको मिला के तो ये नहीं बोल दीजिएगा कि सारा का सारा आम है या सारा का सारा सेब है, नहीं। आप उसको क्या बताएंगे कि सेब है और आम है। इसी तरह से फोर्स अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। तो फोर्स और वेलोसिटी को कभी हम लोग जोड़ नहीं सकते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो दो अलग तरह का क्वांटिटी कभी भी ऐड नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा ये बात। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हम लोग। मैंने आपको बोला वर्क के लिए क्या लिखते हैं, ml-2 ml2t-2 माइनस 6 ml2t-2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये वर्क माइनस ये भी वर्क, वर्क से वर्क को घटाएंगे क्या मिलेगा, अरे वर्क ही मिलेगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, वर्क से वर्क को घटाएंगे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। जैसे ही मैंने बताया, फोर्स और फोर्स को जोड़ेंगे फोर्स मिलेगा, वेलोसिटी को जोड़ेंगे वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से वर्क और वर्क को घटाएंगे तो वर्क ही मिलेगा ना। जैसे आप इस टर्म को मान लीजिए lt-1 को इधर ले आते तो ये lt-1 माइनस lt-1 ये क्या हो जाता, ये lt-1 हो जाता ना, हाँ या ना। तो देखिए वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाए तो वेलोसिटी मिला। जस्ट इसी तरह से वर्क से वर्क को घटाएंगे क्या मिल जाएगा, वर्क। तो हम लोग दो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हैं, ठीक है ना, और उनको जोड़ भी सकते हैं। लेकिन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी भी जोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मान लेते हैं ml2t-2 ये एनर्जी है, माइनस lt-2 ये एक्सेलरेशन है। एनर्जी बाबू अलग फिजिकल क्वांटिटी है, lt-2 बोले तो एक्सेलरेशन ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। और याद रखना है कभी भी दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप घटा नहीं सकते। दो अलग अलग चीज है, उसको हम लोग कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई हमसे पूछे कि एनर्जी माइनस एक्सेलरेशन क्या होगा, हम उसको सिंपल यही बोलेंगे कि वो एनर्जी माइनस एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि ये दोनों अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी है और कभी भी दो अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये एनर्जी ये एक्सेलरेशन मिलेगा क्या, एनर्जी और एक्सेलरेशन ही मिलेगा, ठीक है। दो अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कुछ और। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों ml-2 इंटू lt-1, mlt-2 किसके लिए, फोर्स के लिए, lt-1 किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिलेगा हम लोगों को, ml² t-3 मिल जाएगा, हाँ या ना। ये है पावर, क्या है ये, पावर के लिए। किसके लिए बच्चों, पावर के लिए, ठीक है। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला ये पावर का। अब देखिए फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना,
वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना, हम लोग दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल गया। इसका मतलब तो यह हो गया कि हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रहेगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन तक देख लिया हम लोगों ने, एडिशन में आ जाते हैं। देखिए ml t माइनस टू, ये हो गया क्या, फोर्स। एल टी माइनस टू, ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन। एल एल कट जाएगा, टी माइनस टू कट जाएगा, बच क्या जाएगा, मास। फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया। मतलब दो अलग फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो वो ऐड नहीं हो सकता है और वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है इतना बात आप लोगों को कि हम लोग दो अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को ना तो कभी ऐड कर सकते हैं और ना ही कभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। यही चीज हमने यहां पे नोट में भी लिखा है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, दे कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। हम लोग दो अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा डायमेंशनल ऑपरेशन। ठीक है, ये इतना ऑपरेशन आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में ये ऑपरेशन काफी यूज आने वाला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिसेस। ये आप लोग जानते होंगे। देखिए, a का पावर m इंटू a का पावर n, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है ना, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए, l का पावर 3, l का पावर 2, कितना आ जाएगा, l का पावर 3 प्लस 2, तो l का पावर 5 हो गया। इसी चीज को हम 10 के पावर में भी यूज करते हैं, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 6। देखिए बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 प्लस 6, इसको क्या बोलेंगे, 10 का पावर 9 बोलेंगे। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला लॉ। दूसरा है a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। अगर डिवाइड में रहेगा तो वहां पे a का पावर m माइनस n लिखेंगे। तो l का पावर 3 बाई l का पावर 2, l का पावर 3 माइनस 2, जो कि हो गया l। इसी चीज को आप 10 के पावर के लिए भी यूज कर सकते हैं, 10 का पावर 6 डिवाइड बाई 10 का पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का पावर 6 माइनस 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद a का पावर m का पावर n, ये क्या हो जाता है, देखिए a का पावर m है और होल पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। तो l का पावर 3 का पावर 2, तो ये क्या होगा, l का पावर 3 इंटू 2, बोले तो l का पावर 6। आप इसको 10 के पावर के लिए भी कर सकते हैं, 10 का पावर 3 का होल पावर 4, यह क्या आ जाएगा, 10 का पावर 3 इंटू 4, और 10 का पावर 3 इंटू 4 बोले तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। याद रहेगा ये बात। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको भूलना नहीं है। ओके, अब देखिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन का बाबू कुछ एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। ये चारों एप्लीकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। अब डायमेंशन का एप्लीकेशन मतलब यूज क्या क्या है, तो सबसे पहला यूज जो है ना डायमेंशन का, वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। मतलब आपको जो इक्वेशन दिया जा रहा है, क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं है, ये आप डायमेंशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी इक्वेशन दिया जा रहा है वो इक्वेशन सही है या सही नहीं है, आप इस चीज को किसके हेल्प से पता लगा सकते हैं, डायमेंशन के हेल्प से आप इस चीज को पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे हमने एक हेडिंग लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जैसा। तो आइए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है। ठीक है,
देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो आप लोग को याद होगा ही होगा, हाँ या ना, याद होगा, वेरी गुड। मैंने आपको बताया कि v के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस वन, यू के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस वन, प्लस ए के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस टू, और टी के लिए क्या यूज करते हैं, टी। अगर आप देखेंगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, यू के लिए भी एल टी माइनस वन, और ये भी कितना आ जाएगा, ए इंटू टी का वैल्यू एल टी माइनस वन। आप अगर देखेंगे तो v का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, यू का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, ए टी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। अब देखिए यहां पे तीन टर्म है, एक टर्म है v, एक टर्म है u और एक टर्म है ए टी, हाँ या ना। और हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों, एल टी माइनस वन आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बात बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि किसी भी दिए हुए फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यही चीज हमने लिखा है, स्टेट दैट ईच टर्म इन अ गिवन फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि किसी भी दिए हुए फॉर्मूले में हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है क्योंकि आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमको बोला गया चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आप चेक करके बताइए कि मैंने जो ये फॉर्मूला दिया है F इक्वल टू एम ए, ये सही है या गलत है। तो सिंपल, सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। LHS में क्या है बच्चों, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू, वेरी गुड। इसके बाद आप RHS में आ जाइए। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं, m यूज करते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस टू यूज करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को मिल गया ml t माइनस टू। क्या LHS और RHS इक्वल आ गया है? अगर LHS और RHS ये इक्वल आ गया है, इसका मतलब है कि दिया हुआ जो फॉर्मूला है हमारे लिए वो डायमेंशनली करेक्ट है। याद रखना है कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये बोल सकते हैं कि ये LHS और RHS दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, मतलब दिया हुआ इक्वेशन हमारे लिए क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बता दीजिए क्या है। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी है मतलब एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये हम लोग लिखते हैं क्या, ml2t माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ml2t माइनस टू। चलिए ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड में, RHS क्या लिखा हुआ है, हाफ mv स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों यहां जो हाफ है ना, ये हाफ किसी काम का नहीं है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क डायमेंशन को नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हाफ का रहना या नहीं रहना ये डायमेंशन के लिए कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हटा देते हैं, क्या रख के फायदा है। तो अब आते हैं मास के पास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन। इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको, m एल स्क्वायर टी माइनस टू, माइनस वन इंटू टू कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या फिर से यहां पे LHS और RHS बराबर आ गए, LHS और RHS ये बराबर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दिया हुआ जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, जो दिया हुआ जो हमारे लिए फॉर्मूला है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद आपको दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, फिर से हम ये p जो है ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। तो एक बार फिर से चेक करेंगे। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों,
तो लेफ्ट हैंड साइड में आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी है मतलब एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² t माइनस 2। क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला? ml² t माइनस 2। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों? तो राइट हैंड साइड में हमको दिया गया है कि ये p²/2m है। p बोले तो लीनियर मोमेंटम, और मैंने आपको बताया है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का कोई काम नहीं है। मास के लिए क्या लिख सकते हैं? m। तो ये क्या आ जाएगा? m का स्क्वायर, फिर l है तो l का स्क्वायर, और t का पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये m और ये m कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ml² t माइनस 2। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे भी LHS और RHS क्या है? सेम आ गए हैं। और अगर LHS और RHS सेम है मतलब दिया हुआ इक्वेशन क्या है हमारे लिए? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, दिया हुआ इक्वेशन हमारे लिए क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना? यहां पे P जो है ये लीनियर मोमेंटम है, M मास है, E एनर्जी है, C स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप बोलेंगे तो हम इस चीज को लिख भी देते हैं। P क्या है? लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, E क्या है बच्चों? एनर्जी है। ठीक है, M से मास है। C क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है ना? यहां पे V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन। आइए एक बार हम लोग 3 टर्म वाला देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। V इज इक्वल टू क्या दिया गया है? U प्लस AT दिया गया है, यही दिया गया है ना? एक बार हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे तो आप लोग चौथा पांचवा खुद से बना सकते हैं। अब बताइए तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो आप बोलेंगे ना सर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1 होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि बताइए बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर राइट हैंड साइड में तो U प्लस AT है। हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद बताइए U का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप क्या बोलेंगे? सर U के लिए LT-1, A के लिए LT-2, और T के लिए आप T लिख दीजिए। हम बोले बहुत अच्छा। फिर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर LT-1 प्लस LT-1। फिर हम बोलेंगे अब बताइए LHS में तो LT-1 है, RHS में तो LT-1 प्लस LT-1 है। तो फिर आप बोलेंगे सर ऐसा है ना कि अभी हमने ऑपरेशन पढ़ा है, और हमने ऑपरेशन में पढ़ा है कि LT-1 प्लस LT-1 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर LT-1 प्लस LT-1 क्या हो जाता है? LT-1 हो जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर तो फिर से ये क्या हो गया? LHS और RHS ये बराबर हो गया, और अगर LHS और RHS बराबर आ जाता है तो यहां पे ये वाला दिया हुआ इक्वेशन क्या है? सही है। समझ में आ रहा है बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे आप लोग कि हाँ सर दिक्कत है, और अगर दिक्कत नहीं है तो बोलेंगे दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बाकी के होमवर्क बना सकेंगे आप लोग? बन जाएगा ना? तो बाकी का होमवर्क आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए इसके बाद डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन के हेल्प से किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। बोलता है ना क्वेश्चन में कि ग्रेविटेशनल फोर्स F जो है दो मास M1 और M2 के बीच में जो लग रहा है, जो कि R दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, जो R दूरी पे रखा हुआ है ये कितना है? F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर है। ठीक है ना? बोलता है जहां पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बताइए तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा G का? तो हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? अब हम देखते हैं कैसे। देखिए हमको बोला गया बनाने के लिए F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ये दिया गया है हमको, है ना? हमको बोला गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए।
अब देखिए बच्चों, आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, m1 m2 को इधर ले आएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब बताइए आप लोग, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे ना सर ml(t-2) होता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, r बोले तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l, और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, l स्क्वायर। वेरी गुड। फिर मास है तो मास के लिए m, एक और मास है तो एक और मास के लिए क्या करेंगे, एक और m लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, ये m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो ये आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, m-1 l3 t-2। ठीक है, ये बाबू ये डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में एग्जाम होगा या कहीं भी एग्जाम होगा ना, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला सवाल है, ये होमवर्क में, वेलोसिटी v ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन एज v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ न्यू। ठीक है, हमको न्यू का डायमेंशन फॉर्मूला बताना। देखिए सिंपल हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, लैम्डा इक्वल टू v इज इक्वल टू, हमको क्या दिया गया, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, है ना। लैम्डा है मतलब वेव लेंथ है, और लेंथ है मतलब l है, तो इस लैम्डा को इधर से इधर ले आइए तो हमको मिलेगा न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। v के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, lt-1 लिख सकते हैं, और लैम्डा के लिए क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, क्योंकि वेव लेंथ है मतलब लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, l है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आ गया आपका आंसर, फ्रीक्वेंसी के लिए आपका आंसर आ गया t का पावर -1। याद रखना है, लीनियर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, t का पावर -1। इसी तरह से यहां पे एनर्जी E है, जो फोटोन की, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, कितना दिया गया है, E इज इक्वल टू एच न्यू दिया गया है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमको बोला गया बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो हम बोल दिए एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। ई के लिए हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, ml² t-2 पढ़ा, और न्यू के लिए कितना निकाला, t-1। ये -1 एक यहां से कटेगा, हमको क्या मिल जाएगा, ml² t-1। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, h इज इक्वल टू ml² t-1। ठीक है, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, यहां पे आपको दिया गया है कि f जो है 6 पाई ईटा आरवी के बराबर है, तो बताइए ईटा के क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप आराम से सारे वैल्यू को पुट करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है, और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी दिया गया है किसी टाइम t पे v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। इसको देख लीजिए एक बार कैसे बनाते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है। अब देखिए हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लिख सकते हैं कि v जो है ये किसके बराबर है, at के बराबर है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई t आ जाएगा। अब बताइए v का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे ना सर lt-1 लिखते हैं v का डायमेंशन फॉर्मूला। हम बोले वेरी गुड। और टाइम के लिए तो आप बोलेंगे t लिखते हैं, ये t ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, lt-2। ये -1 ये -1 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही हम लिख सकेंगे कि v जो है ये bt स्क्वायर के बराबर है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई t स्क्वायर। अब बताइए v के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप क्या बोलेंगे, lt-1 लिखेंगे, और t के लिए क्या लिखेंगे, तो t लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, lt-3
3 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो b का आ गया LT-3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास बच्चे हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। आज हम लोगों ने डायमेंशन के बारे पढ़ा है, डायमेंशन के दो एप्लीकेशन देखे हम लोगों ने। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में हम आपको 2 एप्लीकेशन और पढ़ाएंगे, और एप्लीकेशन खत्म मतलब समझिए कि डायमेंशन का टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो कल के क्लास में डायमेंशन ओवर करेंगे, फिर हम लोग आगे के क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर और ऑल जो भी चीज बचा हुआ होगा, लीस्ट काउंट है, राउंड ऑफ है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। आप लोग बस क्लास में रेगुलर बने रहें। जो भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को आप मेरे लेक्चर से देखें। मेरा YouTube चैनल पे भी जो है, आप YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल पे देखिए, मेरे ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में देखिए। ठीक है, लेकिन आप लोग उस चीज को जरूर से देखिए, और देख करके जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बस अब कुछ दिन के बाद फरवरी मार्च में हमारा एग्जाम भी होगा 11 का। तो एग्जाम अगर होगा तो एग्जाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम लोगों को करना है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, उतने से आपका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहां पे करते हैं बच्चों हम लोग समाप्त। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।